वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज टुडेज विद सिनामी और तन्वीमा। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 ऑफ सेकेंड बुक ऑफ 9th क्लास, दैट इज मोमेंट। यानी मोमेंट की जो बुक है आपकी 9th क्लास की जो मोमेंट की बुक है उसका आज हम 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एंड द 3rd चैप्टर इज ईश्वरन द storyteller. Let's get started with the story. The story was narrated to Ganesh, सर्कल करिए गणेश को, by a young man. एक young man जो होता है वो गणेश को स्टोरी सुनाता है, महेंद्र बाय नेम, और उस यंग मैन का नेम क्या होता है? महेंद्र। सर्कल कर लीजिए, इस लाइन को ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, अभी मैं बताऊंगी क्यों। He was a junior supervision. He यहाँ पे किसके लिए आ रहा है? यहाँ पे महेंद्र के लिए आ रहा है he, okay? He was a junior supervisor, sorry, in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. अच्छा, महेंद्र जो था वो जूनियर सुपरवाइजर था एक ऐसी फर्म में जो फर्म बाकी सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए सुपरवाइजर्स को हायर करती हैं, ठीक है, जो ऑफर देती हैं सुपरवाइजर्स को और मतलब लोगों को, और उनको हायर करती हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स जो होती हैं उनके लिए। ऐसी एक फर्म में महेंद्र जो है वो जूनियर सुपरवाइजर था। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. जैसे उसको हेड ऑफिस से ऑर्डर मिलता था उसी हिसाब से वो प्लेस टू प्लेस कभी मतलब थोड़े टाइम पीरियड के बाद में वो जाता रहता था, ठीक है। नाउ एंड देन का मतलब कभी यहाँ है फिर अगले दिन वो कहीं और है, तो इट डिपेंड्स अपॉन हेड ऑफिस कि उसको कौन सी जगह मिल रही है और कब मिल रही है, उसके हिसाब से उसे मूव करना पड़ता था। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। अब वो बता रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ जाता था, कभी कोल माइनिंग एरिया में, फिर वहां से वो रेलवे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता था। कंस्ट्रक्शन साइट का मतलब कि जहाँ पे वो चीज बन रही हो उसको कंस्ट्रक्शन साइट बोलते हैं। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर। और उसके बाद वो रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट से कहाँ गया था? वो गया था कुछ महीने के लिए केमिकल प्लांट की साइट पे जहाँ पे भी वो बन रहा था। He was a bachelor, वो बैचलर था। His needs were simple, उसकी जो needs थी वो simple थी, and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, और वो adjustable था, ठीक है, यानी कि वो कहीं पे भी adjustable था से मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो कहीं पे भी किसी भी इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट कर लेता था, ढल जाता था उसे इन्वायरमेंट के हिसाब से, irrespective of the odd conditions. Whether it was an ill-equipped circuit house, चाहे वो ill-equipped circuit house हो। ill-equipped का क्या मतलब हुआ? मतलब कि वो जो सर्किट हाउस था उसमें जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जो ज़रूरी हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं सर्किट हाउस में रखे जाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल प्लास, फॉर एग्जाम्पल पेचकस, है ना, स्क्रू ड्राइवर, तो ये सब सर्किट हाउस के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इल इक्विप्ड यानी वो चीज़ें मिसिंग थी, ऐसे टूल्स वहाँ पे मिसिंग थे, बट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, महेंद्र उसमें भी एडजस्ट कर लेता था। और अ मेकशिफ्ट कैनवस टेंट, ठीक है, मेकशिफ्ट कैनवस टेंट आपको दिख रहा होगा, ऐसे होता है वो टेंट, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता लगता है कि जो सर्किट हाउस था वहां पे बेसिकली उस सर्किट हाउस का क्या मतलब है। अभी तक हमने जब पढ़ा था इल इक्विप्ड सर्किट हाउस तो हमें ये लगा था ना कि वो क्योंकि साइट्स पे जाता रहता था तो मे भी कोई सर्किट हाउस हो, वहां गया हो, नहीं, यहाँ पे सर्किट हाउस आपको दिख रहा होगा, ऐसा दिखता है सर्किट हाउस। इल इक्विप्ड मतलब कि जो चीजें वहां पे होनी चाहिए बेसिकली वो चीजें नेसेसिटी की ना हो, वहां पे जो जरूरी है ना वो भी ना हो, दैट इज इल इक्विप्ड, ओके। एंड सर्किट हाउस जो साइट्स होते हैं ना वहां पे होते हैं ऐसे हाउसेस, और वहां पे अगर आप रह रहे हो तो वहां पे आपको ऐसे ही घरों पे रहना पड़ता है। तो यहाँ पे मेकशिफ्ट कैनवस टेंट आपको दिखा अभी, ठीक है, इन द मिडिल ऑफ स्टोन क्वेरे। स्टोन क्वेरे क्या है? फोटो दिख रही होगी, इसे स्टोन क्वेरे बोलते हैं, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, जैसे ब्रिक फील्ड है, ठीक है, जहाँ पे भट्टे देखे हैं आपने, भट्टों में देखते हैं ना ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स ऐसी बनी होती हैं, पत्थर जो है वो रखे हुए होते हैं, तो उनके बीच में रहना, दैट इज स्टोन क्वेरे। एक तरीके से समझ लो एग्जाम्पल, ताकि माइंड में पिक्चर क्लियर हो, इसलिए मैं ये बता रही हूँ आपको,
तो वो वहाँ पे अपना टेंट जो है मूविंग टेंट लगा करके रहता था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो रह लेता था इस तरीके से। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक, लेकिन एक एसेट जो उसके पास था वो क्या था, सबसे बड़ा एसेट था जो उसका, वो था उसका कुक ईश्वरन, और उसका नाम था ईश्वरन। The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. अब जो कुक था वो उससे बहुत ज़्यादा अटैच था, ठीक है, और वो बिना कोई कंप्लेन किए वहाँ जाता था महेंद्र के साथ, जहाँ महेंद्र जाता था, चाहे वो कैसी भी जगह हो। एंड ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वो कुक करता था महेंद्र के लिए, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट। वो क्लोथ वॉश करता था, मतलब वो बेसिकली सारे काम करता था, रात में बातें करता था महेंद्र से। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरीड सब्जेक्ट्स। वो बहुत सारी एंडलेस स्टोरीज, वीव करना मतलब बनाना, ठीक है, वो बहुत सारी स्टोरीज खुद से बना के भी उससे सुनाता था, महेंद्र को सुनाता था। और साथ ही साथ एनेक्डोट्स का मतलब क्या होता है, एनेक्डोट्स का मतलब किसी भी पर्सन के बारे में उसकी ट्रू स्टोरी नरेट करना, या कोई इवेंट, ट्रू इवेंट को नरेट करना, उसे हम एनेक्डोट बोलते हैं। तो या तो वो एनेक्डोट सुनाता था, या तो वो खुद से स्टोरी बना करके सुनाता था महेंद्र को, बट सुनाता था। ईश्वरन अ वेराइड सब्जेक्ट, यानी अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग टॉपिक्स पे। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. अच्छा, ईश्वरन के अंदर ना एक और अमेजिंग कैपेसिटी थी, क्या करने की, वेजिटेबल प्रोड्यूस करने की और अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स कुक करने की। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ नोवेयर का मतलब कि आउट ऑफ नोवेयर जो है वो बेसिकली अनएक्सपेक्टेडनेस को शो करता है, ठीक है, कि सीमिंगली मतलब यहाँ पे मतलब हुआ कि ऐसी जगह पे आप रह रहे हो, ठीक है, स्टोन क्वेरी, बैरन लैंड होती है ना स्टोन क्वेरी। अब तुम भट्टे में चले जाओ, ठीक है, भट्टे के आसपास रहते, तो वहाँ की जो लैंड होगी वो बैरन होगी, राइट। सो वहाँ पे वेजिटेबल उगाना, प्रोड्यूस करना उतना आसान नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि आपको अच्छा ही खाना खाने को मिले, बट इसके साथ ऐसा नहीं था। ईश्वरन चाहे कैसा भी हो, यहाँ पे वही लिखा है ना, इन द मिडिल ऑफ अ डेजोलेट लैंडस्केप, बैरन लैंडस्केप विथ नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स, जहाँ पे दूर दूर तक कहीं कोई दुकान ही नहीं मिलती थी, वहां पे वो वेजिटेबल उगा करके और खुद से बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट अनएक्सपेक्टेडली कुक कर देता था। इसका ये मतलब हुआ, क्लियर। ही would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at new workplace. zinc sheet shelter आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले ऐसा होता है वो न्यू वर्क प्लेस में। जब वो ऐसे घर में गए तो 1 घंटे के अंदर, फिर मिराकुलसली मतलब क्या होता है, एक तरीके से कि आपको एक्सपेक्टेड ना हो कि कुछ होने वाला हो और वो हो जाए, है ना, तो वो वाला जो एक्सप्रेशन होता है वो शो करता है ये वर्ड। तो वही वो कह रहा है कि 1 घंटे के अंदर अपनी क्लेवरनेस के साथ उसने इतना डिलीशियस डिश कुक किया, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी डिश कुक की, और वो महेंद्र के लिए लेके आया। कॉन्जर का मतलब किसी चीज़ को क्लेवरनेस के साथ करना, ठीक है, क्लेवरनेस को शो करता है बेसिकली ये वर्ड। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम। अब ये बता रहे हैं कि महेंद्र जो है वो सुबह उठता है और काम पे जाता है ब्रेकफास्ट करने के बाद, वो फूड लेकर के जो ईश्वरन ने उसके लिए कुक किया हुआ होता है। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, और जब ये जाते हैं काम के लिए महेंद्र, तो ईश्वरन क्या करता है, अपना जो घर है, जो शेड है जहाँ वो रह रहे हैं, उसको साफ करता है, क्लोथ वॉश करता है, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव अ लीजरली बाथ। लेजरली बाथ, इसका क्या मतलब हुआ, लेजरली का यहाँ पे मतलब है कि बहुत आराम से, ठीक है, यानी जल्दबाजी में नहीं, बहुत ही आराम से वो नहाता है, जैसे हम आराम से नहाते हैं ना 1-2 घंटे तक, यहाँ पे वो मतलब है। बट अगर यही चीज, यही लेजरली वर्ड या लेजर वर्ड टाइम के साथ जोड़ दिया जाए तो वहां पे वो खालीपन को शो करता है, ठीक है। लेजर टाइम मतलब कि जो आपका खाली वक्त है, जिसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपका फ्री टाइम जो है वो लेजरली टाइम कहलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसके साथ यूज हुआ है, बाथ के साथ यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है कि वो बहुत आराम से नहा रहा था, जल्दबाजी में नहीं।
pouring several buckets of water over his head, यानी सर से पानी डाल डाल करके आराम से नहा रहा था, muttering a prayer all the while, और नहाते वक्त लोगों की आदत होती है ना, मंत्र लोग बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, तो मटरिंग मतलब होता है धीमी आवाज में बोलना, और ऐसा लग रहा हो कि जैसे आप गुस्से से कुछ बुनबुना रहे हो, तो वो वाला सीन जो होता है ना, कुछ वैसा ही। तो वो प्रेयर जो है, मंत्र वगैरह जो है, वो गुनगुनाता रहता है, अपना गुनगुनाता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक ये सारे काम करते करते तब तक लंच टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, इसको ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, इसको ब्रैकेट में बंद करिए। ये एक ईश्वरन के बारे में अगर लिखने को आया तो ये एक ईश्वरन की बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, क्या कि वो डोजिंग ऑफ का मतलब होता है एक छोटी सी नैप लेना, छोटी सी स्लीप लेना, सोना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि खाना वगैरह खाने के बाद, सारा काम करने के बाद वो सोने से पहले थोड़ा सा पढ़ता था, एंड दिस इज अ वेरी गुड हैबिट, एंड शायद दिस इज द रीजन जिसकी वजह से ईश्वरन इतना अच्छा स्टोरी टेलर था। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ था ना कि ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, तो यही रीजन था, बिकॉज अ गुड रीडर विल ऑलवेज बी अ गुड ऑब्जर्वर, गुड नरेटर। ठीक है, एंड उनका जो पर्सपेक्टिव होगा वो भी काफी अच्छा होगा, जो परसेप्शन होगा, जो परसीव करने का उनका प्रोसेस होगा वो काफी अच्छा होगा। तो ये बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक थी ईश्वरन की कि वो फिर क्या करता था, खाना खाने के बाद थोड़ा सा पढ़ के सोने जाने से पहले पढ़ता था थोड़ा सा। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और जो बुक वो पढ़ता था जनरली वो क्या होती थी, वो तमिल बुक होती थी, तमिल थ्रिल बुक होती थी, जो ऑलमोस्ट 100 आउट पेजेस के आसपास की होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल। अब डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव, फ्लरिशेस और थ्राल, इन चीजों का, इन वर्ड्स का मतलब समझिए। पहले क्या लिखा है, इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन। ठीक है, नाउ एक चीज जो आपको यहाँ पे समझने वाला है वो ये कि डिस्क्रिप्शन और नरेटिव में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम नॉर्मली बोलते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन भी बोल देते हैं और उसी को हम नरेटिव भी बोल देते हैं, जनरली ऐसा करते हैं लोग, बट देयर इज अ डिफरेंस। जब हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं तो इट मीन्स कि किसी भी स्टोरी को पिक्चर के थ्रू समझाना, पिक्चर दिखा करके समझाना, मूविंग पिक्चर्स दिखा करके, या किसी मॉन्यूमेंट के बारे में आप बता रहे हो तो उस मॉन्यूमेंट की पिक्चर दिखा करके, दैट इज डिस्क्रिप्शन। बट व्हेन इट कम्स टू नरेटिव, तो नरेटिव में क्या आता है, किसी स्टोरी के किसी इवेंट को डिस्क्राइब करना, दैट इज नरेटिव। ठीक है, ये डिफरेंस होता है डिस्क्रिप्शन और नरेटिव के बीच में। और क्या लिखा है, इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन। इमेजिन जब आप कुछ करते हो तो आपके माइंड में इमेज क्रिएट होती है, राइट। सो यहाँ पे इसीलिए डिस्क्रिप्शन लिखा गया है कि जो उस स्टोरी की स्टोरी लाइन होती थी, उसकी जो इमेजिनेशन होती थी, जो पिक्चर होती थी, वो ईश्वरन के माइंड में वो इमेजिन करता था। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि वो जो तमिल थ्रिल वो पढ़ता था, बुक पढ़ता था, उसकी जो मूवी टाइप जो उसके माइंड में आती थी, जो सीन्स क्रिएट होते थे उसके माइंड में, उसकी जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन थी उसी को बोला गया है। एंड नरेटिव फ्लरिशेस। नाउ व्हाट इज फ्लरिशेस? फ्लरिशेस मतलब कि किसी चीज को बहुत ही सक्सेसफुल वे में प्रोड्यूस करना, फ्लरिशेस का ये भी मतलब होता है। तो नरेटिव यानी उसकी जो स्टोरी, वो जो बुक जो वो पढ़ता था उसकी जो स्टोरी थी, उसके जो इवेंट्स थे वो इतने अच्छे से प्रोड्यूस किए गए थे दैट की, यहाँ पे की है नहीं बट मैं लगा रही हूँ अपने सेंटेंस में, वुड होल्ड ईश्वरन। इसी वजह से वो जो थी बुक की जो स्टोरी होती थी या जो बुक होती थी वो ईश्वरन को होल्ड करके रखती थी, वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल। ना व्हाट इज थ्राल? थ्राल मतलब कि जब कोई दूसरी चीज आपको अपने पावर में रखे, तो वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्राल का मतलब क्या हुआ कि वो जो बुक्स पढ़ता था उसकी जो डिस्क्रिप्शन, इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन और जो उसकी स्टोरी के जो इवेंट्स डिस्क्राइब किए जाते थे वो इतने अच्छे वे में किए जाते थे कि वो ईश्वरन को होल्ड करके रखते थे, ईश्वरन उनसे बाहर आ ही नहीं पाता था। जैसे कभी कभी होता है ना कि अगर हमें किसी बुक का कोई जॉनरा पसंद आ गया तो हमें वही जॉनरा पसंद में आता है, मतलब फिर ऐसा नहीं कि हम दूसरी बुक पढ़ते नहीं है, बट जो एसेंस, जो फीलिंग हमारी उस बुक के साथ आती है वो दूसरे बुक के साथ नहीं आती है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जो तमिल थ्रिलर थी
वो ईश्वरन को काफी ज्यादा पसंद थी, बहुत ज्यादा पसंद थी। ठीक है, देखो किस तरीके से, वो सिंपली ऐसे लिख सकते थे आर के लक्ष्मण, बट देखो कि उन्होंने किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है सिर्फ इतनी सी बात को 3 लाइन में। देखा, तो इसको ही कहते हैं राइटिंग मैनर। ठीक, His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. अब उसके खुद के जो ईश्वरन जो खुद स्टोरी सुनाता था, उसके जो डिस्क्रिप्शंस होते थे वो बहुत ज्यादा तमिल ऑथर्स जो जिनको वो पढ़ता था उनसे इन्फ्लुएंस होते थे। When he was narrating even the smallest of incident, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. अगर वो भी कोई स्टोरी सुनाता था या इवेंट, छोटा सा भी इवेंट नरेट करता था ना, तो वो यही चाहता था और यही ट्राई करता था कि वो जो वर्क कर रहा है, जो स्टोरी नरेट कर रहा है, उसमें वो सस्पेंस और सरप्राइज एंडिंग क्रिएट कर सके, उसी तरह जैसे तमिल थ्रिलर्स में होती थी। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये आप लिख सकते हो कि तमिल थ्रिलर में और भी क्या चीज होती थी, तो सस्पेंस और सरप्राइज एंडिंग। ठीक है, वो चीज। फॉर एग्जाम्पल, अब वो एग्जाम्पल देते हैं समझाने के लिए आर के लक्ष्मण। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, अब वो एग्जाम्पल देते हैं कि अगर ईश्वरन को ये कहना हुआ कि हाईवे पे जो है एक पेड़ गिर गया है, अपरूटेड ट्री यानी कि किसी भी पेड़ को या किसी भी प्लांट को जड़ से उखाड़ देना, जड़ से जब वो उखड़ जाता है उसको अपरूटेड ट्री बोलते हैं। तो सिर्फ नॉर्मली ये कहने के बजाय कि हाईवे पे एक पेड़ गिर गया है, अगर ये चीज ईश्वरन को कहनी होती तो ईश्वरन कैसे कहता, अब वो आगे बताते हैं। ही वुड से, वो क्या कहता, विथ आईब्रोज सूटेबली आर्क्ड, सूटेबली आर्क्ड, अब ऐसे करके आईब्रोज उठाते हैं ना, ऐसे करके, इसको बोलते हैं सूटेबली आर्क्ड, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, और अपना हाथ जो है ड्रामेटिक जेस्चर में हिला करके वो कैसे बोलता, The road was deserted and I was all alone. जो रोड थी वो डेजर्टेड थी, वो चारों तरफ घिरी हुई थी पेड़ों से और मैं अकेला था उस रास्ते पे। Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. और अचानक से मैं स्पॉट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि एक बड़ा सा बुशी बीस्ट, यहाँ पे ट्री को कहा गया है, एक बड़ा सा पेड़ जो है वो रोड के चारों तरफ फैला हुआ है। स्प्रॉल्ड का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा एरिया घेरना, तो जब पेड़ गिरेगा तो वो ज्यादा एरिया घेरेगा ना, तो वो चीज है। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, अब मैं आधा इस बारे में सोच रहा था कि मैं मुड़ के वापस चले जाऊं, और थोड़ा मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। हाफ इंक्लाइन का मतलब जब हमारे दिमाग में जो डाउट की कंडीशन आती है वो यहाँ पे लिखी गई है। बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, लेकिन जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो तो एक पेड़ है नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ जो बुशी बीस्ट लिखा गया है वो पेड़ के लिए ही था, बट क्योंकि उसको सस्पेंस और थ्रिल क्रिएट करना था ना, दैट्स वाई वो उसको उस तरीके से पिक्चराइज कर रहा था ड्रामेटिक वे में। ठीक है, विथ इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और उसकी जो ब्रांचेस थी, जो सूखी हुई ब्रांचेस थी, वो स्प्रेड आउट हो चुकी थी, वो फैल चुकी थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल अनक्रिटिकली। महेंद्र क्या करता था, महेंद्र अपना जो है अपनी कैनवस चेयर पे बैठ जाता था और ईश्वरन की जो स्टोरी होती थी, टेल मतलब स्टोरी, ईश्वरन की जो स्टोरी होती थी उसको बिना किसी क्रिटिकल एनालिसिस के, बिना क्रिटिसाइज किए, अनक्रिटिकली यानी बिना क्रिटिसाइज किए वो शांति से उसकी स्टोरी को सुनता था। यानी ऐसे जैसे हम लोग क्या स्टोरी सुनाना शुरू कर रहे हो, चुप रहो, मैं थक के आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं करता था। वो चुपचाप शांति से उसकी स्टोरी को सुनता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। अब ईश्वरन अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है। ईश्वरन बोलता है कि जिस जगह से मैं आता हूँ वो प्लेस किसके लिए फेमस है, वो टिम्बर के लिए फेमस है। टिम्बर यानी जहाँ पे वुड्स का काम होता हो, वुड का काम होता हो। ठीक है, देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और वहाँ पे जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे चारों तरफ जो है वो फॉरेस्ट है, पेड़ हैं, पेड़ों की लकड़ियां वहां मिलती हैं और बहुत अच्छे अच्छे पेड़ों की लकड़ियां मिलती हैं। रिचली वुडेड फॉरेस्ट यानी कि वो जो जंगल था उनमें जो पेड़ लगे हुए थे वो उनकी लकड़ियां काफी अच्छी थी, जैसे शीशम की लकड़ी आप एग्जाम्पल ले सकते हो।
The logs are hauled onto the lorries by elephant. Hauled मतलब किसी सामान को चढ़ाना. Lorries जो ट्रॉलीज होती हैं जिनमें आप देखते होगे कि वुड ले जाया जाता है, उसको बोला जा रहा है कि, और जो लकड़ियां होती थी जो कट जाती थी वो एलिफेंट के थ्रू उन्हीं लोरीज पे लाद दी जाती थी. दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट. अब ये एलिफेंट के लिए कह रहा है कि जो एलिफेंट्स होते थे जो ये काम करते थे उनको खिला पिला के एकदम तगड़ा बनाया जाता था, वो बहुत तगड़े होते थे. व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस माहौत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम. अब अगर वो इतने ज़्यादा हैवी और इतने ज़्यादा बड़े और मोटे तगड़े हो चुके होते थे कि अगर वो पागल हो जाएं तो यहाँ तक कि जो सबसे एक्सपीरियंस्ड माहौत होता है वो भी उनको नहीं कंट्रोल कर सकता. माहौत बेसिकली वो लोग होते हैं जो एलिफेंट्स की देखभाल करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, पालते हैं उसको, उनको बोलते हैं. ठीक है, महावर भी बोलते हैं. After this prologue, ईश्वरन would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. और ये छोटा सा प्रोलॉग इंट्रोडक्शन बोलते हैं किसी भी स्टोरी के. प्रोलॉग यानी कि इंट्रोडक्शन. ये छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद वो स्टोरी पे जाता है और एक ऐसी स्टोरी सुनाता है जिसमें एलिफेंट होता है. One day a tusker एलिफेंट को ही कहते हैं, बड़ा सा एलिफेंट. A tusker escaped from the timber yard and began to roam about. एक दिन क्या होता है, अब यहाँ से सुनो एक चीज. हमने स्टार्टिंग में एक लाइन आपको अंडरलाइन कराई थी. The story was narrated to Ganesh by a young man Mahendra by name. अब ये क्या है, यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, ये जो लाइन है जहाँ से स्टोरी सुनाना ईश्वरन शुरू कर रहा है, यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि इस शॉर्ट स्टोरी का जो प्लॉट है वो प्लॉट विद इन द प्लॉट टेक्निक का यूज किया है. सेम ऐसी ही टेक्निक ओ हेनरी यूज करते हैं, ओलिवियर हेनरी. ठीक है, वो यूज करते हैं किसमें, अपनी स्टोरीज में, प्लॉट विद इन द प्लॉट वाली टेक्निक. ठीक है, ये वो यूज करते हैं. क्लियर हो. और देयर आर मोर राइटर्स जो इस टेक्निक का यूज करते हैं. एंड ओलिवर हेनरी की शॉर्ट स्टोरीज में आपको एक और चीज मिलेगी, सरप्राइज एंडिंग. उसकी जो एंडिंग होती है वो टर्न्ड एंडिंग होती है, सरप्राइज एंडिंग होती है, अनएक्सपेक्टेड एंडिंग होती है. ठीक है, उनकी स्टोरी की एंडिंग में हमेशा आपको एक टर्न मिलेगा. आप सोच कुछ रहे होगे, होगा कुछ एंड में. ठीक है, तो ये सारी टेक्निक्स वगैरह ओ हेनरी यूज करते थे. ठीक है, ओ हेनरी हो गए, गोल्डस्मिथ हो गए, तो देर आर सम राइटर्स जो इस टेक्निक का यूज करते थे. एंड सेम टेक्निक यहाँ पे भी है. कैसे, मैं बताती हूँ. अब जो ये स्टोरी हम पढ़ेंगे आगे, ये ईश्वरन बता रहा है, ये ईश्वरन स्टोरी नरेट कर रहा है किसको, महेंद्र को. राइट. बट अल्टीमेटली ये पूरी स्टोरी जो ईश्वरन ने महेंद्र को सुनाई और महेंद्र के साथ साथ जो कुछ हुआ वो महेंद्र किसको सुना रहा होता है, वो गणेश को सुना रहा होता है. ठीक, तो जो ईश्वरन की स्टोरी है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें जितनी स्टोरी, 2 स्टोरी या 3 स्टोरी, जितनी भी स्टोरी अभी हम देखेंगे कि कितनी स्टोरी ईश्वरन सुनाते हैं, तो वो स्टोरीज जो हैं वो सब प्लॉट में आएंगी. और जो मेन प्लॉट है वो क्या है, वो यही है कि ये जो चीजें हो रही हैं ना, ये पूरी महेंद्र के साथ हो रही हैं. और इन शॉर्ट महेंद्र अपने इस एक्सपीरियंस को गणेश को नरेट कर रहा है. क्लियर हुआ. ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं. अब ईश्वरन ये अपनी पहली स्टोरी सुनाने जा रहा है. वो बताता है कि एक बार क्या होता है कि एलिफेंट जो है वो टिम्बर यार्ड से भाग जाता है और चारों तरफ घूमने लगता है. स्टैम्पिंग ऑन बुशेस को स्टैम्प करता है. टीयरिंग अप, स्टैम्प करता है यानी खराब करता है, उखाड़ देता है, पैर से कुचल देता है. टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपोज एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल यानी अपनी मर्जी से, यानी एलिफेंट जो है वो गुस्से में लग रहा है. ठीक है, जैसे एलिफेंट गुस्से में हरकतें करते हैं वही सारी हरकतें कर रहा है ये. यू नो, सो वो महेंद्र को कह रहा है, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड. आपको पता है सर एलिफेंट कैसे बिहेव करता है जब वो पागल हो जाता है, गुस्से में आ जाता है. Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. अब ईश्वरन इतना ज़्यादा उस एक्साइटमेंट में caught up हो जाता है कि वो खुद से, इम्यूलेशन का मतलब क्या हुआ, खुद से वो करके दिखाने लगता है कि कैसे कर रहा था एलिफेंट. और वो जो है जंप करता है और अपना फीट जो है स्टैम्प करके दिखाता है कि कैसे एलिफेंट कर रहा था. द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन.
हमारे टाउन के जो आउटस्कर्ट था, बॉर्डर था, वहां तक पहुंच गया था एलिफेंट, यानी कि शहर में घुस गया था। ठीक है। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक, और उसने फेंसेस को ऐसे ब्रेक किया था जैसे माचिस की तीली हो उसके सामने, जैसे हम लोग माचिस की तीली तोड़ते हैं, कुछ उस तरीके से। ही वुड कंटिन्यू, और फिर अपनी स्टोरी सुनाना कंटिन्यू करता है ईश्वरन। इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैशेस ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स। सारी जितनी भी दुकानें लगी हुई थी क्लोथ्स, मड पॉट्स की और फ्रूट्स की, सबको वो स्टॉल्स को सबको खराब कर देता है। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, लोग जो है कंफ्यूजन में, हेल्टर स्केल्टर कंफ्यूजन में, ठीक है, कंफ्यूजन में इधर उधर भागते हैं पैनिक हो करके। द एलिफेंट नाउ इंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। अब ब्रिक वॉल को तोड़ करके वो एक ग्राउंड में घुसता है जहां पे बच्चे खेल रहे होते हैं। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर टाइट। अब जितने बच्चे वहां खेल रहे होते हैं जल्दी जल्दी भाग के जाते हैं, एलिफेंट को देख के क्लास में घुसते हैं और डोर बंद कर लेते हैं जोर से। The beast grunted and wandered about. Grunted जिसे हुंकारी भरता है ना, एलिफेंट की आवाज सुनिए ट्रम्पेट वाली, जब वो गुस्से में हुंकारी भरता है, ग्रंटेड उसको बोलते हैं, और वो इधर उधर घूम रहा होता है आवाज दहाड़ दहाड़ के, मतलब आवाज कर करके। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, अब वो ग्राउंड में क्या क्या बर्बाद कर रहा है उसकी वो बता रहे हैं। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, kicking and flattening the drum kept for water and uprooting the shrubs, वो सब कुछ खराब कर देता है वहां पे। Meanwhile all the teachers had climbed up to the terrace of the school building, और तब तक क्या होता है, जितने टीचर्स होते हैं वो छत पे चले जाते हैं स्कूल की। From there they helplessly watched the depredations of the elephant, और वहां से वो खड़े होकर के जो एलिफेंट चीजें बर्बाद कर रहा है उसको देखते रहते हैं। डिप्रेडेशन का मतलब कि किसी चीज को बर्बाद करना बहुत ही गंदी तरीके से, डिस्ट्रॉय कर देना, उसको डिप्रेडेशन बोलते हैं। There was not a soul below on the ground, एक आत्मा भी भटकती नहीं दिख रही थी उस ग्राउंड में, मतलब इतना ज्यादा सोचो खौफ था उस एलिफेंट का, इतना ज्यादा गुस्सा था वो एलिफेंट। The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared, और जो सड़कें थी वो इस तरीके से खाली हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि जो लोग इनहेबिटेंट्स यानी जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो टाउन में वो अचानक से गायब हो गए कहीं, ऐसा लग रहा था देख के, इतनी सन्नाटेदार सड़क हो गई थी। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट द टाइम, अब ईश्वरन बताता है कि वो उस टाइम पे जूनियर क्लास में था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और वो भी छत के ऊपर से ये पूरा ड्रामा देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट कम ओवर मी सडनली, और वो बोलता है कि मुझे पता नहीं क्या हुआ अचानक से, पता नहीं क्या आया मेरे दिमाग में अचानक से। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। अब वो बोलता है कि मैंने क्या किया, एक टीचर के हाथ में केन था, केन मतलब समझते हो जो छड़ी लेकर के घूमते हैं ना, टीचर्स पहले घूमते थे, उसे बोलते हैं केन। तो वो केन वो अपनी टीचर के हाथ से लेता है और स्टेयर्स के थ्रू भागते भागते वो ओपन ग्राउंड में पहुंच जाता है। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मिनाकिंगली swung a branch of a tree which it held in its trunk, और वो क्या करता है, एलिफेंट जो है वो ग्रंट करता है, आपस से आवाज निकालता है और गुस्से में एकदम वो जो ट्री की ट्रंक वो मतलब पकड़ा होता है अपने ट्रंक में, मतलब ब्रांच, सॉरी ट्री की जो ब्रांच वो अपने ट्रंक में पकड़ा होता है, सूंड में पकड़ा होता है, उसको फेंकता है। इट स्टैम्प्स इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और वो जो है उसके पैर पे स्टैम्प करता है और बहुत सारा जो है मड और जो धूल उड़ता है होता है वो उड़ती है फिर उसके बाद। इट लुक फ्राइटनिंग, वो एकदम डरावना दिख रहा था उस टाइम पे। बट आई मूव स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन मैं जो है धीरे धीरे बढ़ रहा था उसके तरफ, स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में स्टिक थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम द नियर बाय हाउस टॉप्स, सब लोग अपनी अपनी छत पे खड़े थे और ये नज़ारा एकदम सरप्राइजिंग वे में, हिप्नोटाइज्ड यानी एकदम गौर से ये सीन पूरा देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, रेड आइड मतलब गुस्से से, रेड आइड मतलब फ्रेज है रेड आइड, इसका मतलब होता है गुस्से से। तो एलिफेंट जो होता है गुस्से से देखता है ईश्वरन की तरफ। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, ऐसा लग रहा था कि वो मेरी तरफ भागने को तैयार है। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, इट यानी एलिफेंट जो है वो अपनी ट्रंक उठाता है, एंड ट्रम्पेड लाउडली, और बहुत जोर से
आवाज करता है, एलिफेंट की आवाज को एज आई टोल्ड यू बिफोर ट्रम्प बोलते हैं। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, और उस मोमेंट पे मैं आगे बढ़ता हूँ, एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैग्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और अपनी पूरी फोर्स लगा करके, मटरिंग यानी कि पूरी फोर्स इकट्ठा करके, पूरी फोर्स लगा करके मैं वैग्ड इट्स थर्ड टोनेल। कभी कभी क्या होता है कि हम चलते चलते भिड़ जाते हैं ना अचानक से, तो वैग का मतलब वही होता है, बट यहाँ पे किस सेंस में यूज किया है, उसके हाथ में स्टिक थी, तो वही स्टिक वो पूरी जोर के साथ उसके थर्ड टोनेल पे मारता है, और बहुत जल्दी मारता है, ठीक है, ऐसे बहुत स्पीड से मारता है। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, बीस्ट जो होता है वो कुछ देर के लिए एकदम ऐसे हैरान सा दिखता है, एंड देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू टो, और उसके बाद वो सर से लेके पैर तक शिवर करता है, एलिफेंट की बात हो रही है, एंड कोलैप्स, और फिर वो गिर जाता है। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग, और फिर इसी पॉइंट पे ईश्वरन जो है वो स्टोरी को छोड़ देता है, अनफिनिश्ड, बिना खत्म किए छोड़ देता है इसी पॉइंट पे, और ये मम्बल करता है, बोलते हुए ये उठता है, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, मैं अभी वापस आता हूँ गैस जला करके और खाना गर्म करके। महेंद्र who had been listening with rapt attention would be left hanging, और महेंद्र जो कि बहुत ही गौर से इस स्टोरी को सुन रहा था वो कंफ्यूजन में छूट जाता है, वो कंफ्यूजन में बैठा रह जाता है। यहाँ पे दो वर्ड है, रैप्ट और हैंगिंग। हैंगिंग का वैसे मतलब कुछ और होता है, बट लेफ्ट हैंगिंग यानी अब ऐसे समझो कि अगर आपको कोई स्टोरी सुना रहा है और वो अचानक से बीच में छोड़ के चला जाए, तो आप एक क्यूरियस और कंफ्यूजन वाली स्टेट में चले जाते हो ना, जिसमें आपके दिमाग में बहुत सारे इमेजिनेशंस खुद से आ रहे होते हैं, हो सकता है अब ये हो सकता है अब ये हो, तो ये कुछ वैसी ही स्टेट है हैंगिंग की। और रैप्ट का मतलब होता है किसी चीज पे इतना फोकस रखना कि आपको ये ना पता हो कि आपके अगल बगल चल क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है, दैट इज रैप्ट। ओके, व्हेन ही रिटर्न, और जब ईश्वरन लौट के आता है, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। ईश्वरन जब लौट के आता है तब भी वो तुरंत स्टोरी सुनाना नहीं शुरू कर देता जो उसने छोड़ी हुई थी। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग। महेंद्र उसको ये याद दिलाता है कि अरे तुम्हारी स्टोरी का कंक्लूजन यानी एंडिंग पार्ट, स्टोरी में हुआ क्या आखिरी में, वो चीज जो है वो पेंडिंग है, कंक्लूजन पेंडिंग है। फिर ईश्वरन बोलता है वेल अ वेटरनरी डॉक्टर यानी वो डॉक्टर्स होते हैं ये जो एनिमल्स का इलाज करते हैं, उनको हम वेटरनरी सर्जन्स बोलते हैं या वेटरनरी डॉक्टर्स बोलते हैं। वो आते हैं, वो समवन टू रिवाइव द एनिमल, मतलब उनको बुलाया जाता है एनिमल को वापस से सही करने के लिए, एनिमल को देखने के लिए, उसको चेकअप करने के लिए। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, और ईश्वरन जो है वो श्रग करता है कैजुअली ना। श्रग करने का मतलब क्या, ऐसे करते हैं ना, इसको बोलते हैं श्रग करना, ऐसे करके करते हैं ना, दैट इज श्रग करना। तो ये बहुत कैजुअली ऐसे श्रग करता है, बोलता है 2 days later it was led away by its mahouth to the jungle। फिर 2 दिन बाद उसका जो देखभाल करने वाला था वो आया और वो उसे वापस जंगल लेके गया। Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? अब ईश्वरन बोलता है कि वेल तुमने ये करना कैसे मैनेज किया। फिर एम डैश है, एम डैश का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुम इतने बड़े जानवर को, एलिफेंट को, इतने तगड़े एलिफेंट को तुम कैसे गिरा दिए, तुमने करना ये मैनेज कैसे किया, हो कैसे गया तुमसे ये। इट हैज समथिंग टू डू विद जापानीज आर्ट, आई थिंक सो। आप नहीं समझ रहे हैं सर, ये एक जापानीज आर्ट है, ठीक है, कराटे और जुजित्सु इट इज कॉल्ड। इसको कराटे या फिर आप कह सकते हैं इसको जुजित्सु बोलते हैं इस आर्ट को। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं तो पढ़ा था। इट टेम्परली पैरालाइजेस द नर्व सिस्टम, यू सी। ये क्या करता है आपको पता है, ये क्या करता है, ये टेम्परली यानी कुछ टाइम पीरियड के लिए आपके नर्व सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं सेल्फ डिफेंस जो है वो, उसके लिए कराटे आपको आना चाहिए। सेल्फ डिफेंस में बेसिकली ये सारी चीजें, जूडो, कराटे, ये सब सिखाया जाता है, जिजित्सु वगैरह। Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense। एक ऐसा दिन नहीं जाता था जब ईश्वरन जो है अपनी कोई स्टोरी ना सुनाए जिसमें एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस हो। Whether the story was credible or not,
चाहे स्टोरी अच्छी हो, क्रेडिबल से मतलब अच्छी हो या ना हो, क्रेडिट देने वाली हो या ना हो, महेंद्र enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. महेंद्र जो है वो उसको अच्छा लगता था वो स्टोरी सुनना, इस वजह से कि जिस तरीके से वो बताता था ईश्वरन. इनमिटेबल वे, इनइमिटेबल वे का मतलब क्या हुआ, जिस तरीके से वो स्टोरी सुनाई जाती थी एकदम एक्साइटिंग वे में, कि अगला जो एकदम एक्साइटेड हो जाए, क्यूरियस हो जाए जानने के लिए कि अब क्या हो रहा है, उस वजह से महेंद्र स्टोरी को सुनता था, भले वो क्रेडिट देने वाली हो या ना हो, अच्छी हो या ना हो. Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahen's living quarters. Mahen obviously बात है जहाँ जाता था वहाँ टीवी तो होती नहीं थी, ठीक है. तो ईश्वरन क्या करता था, ईश्वरन उसको जो एब्सेंस थी टीवी की वो कभी फील ही नहीं होने देता था. यहाँ पे ये मतलब है, ठीक है. यानी कि टीवी से अच्छी स्टोरी वो सुनाता था, जैसे टीवी में हम देख सकते हैं उससे अच्छे तरीके से वो बताता था सामने से लाइव. One morning when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked, अब एक सुबह जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन उससे पूछता है, Can I make something special for dinner tonight, sir? क्या मैं आज डिनर के लिए कुछ अच्छा बना लूँ सर? After all, today is an auspicious day. After all, आज जो है वो बहुत ही auspicious दिन है. According to tradition के according, we prepare various delicious food to feed the spirits of our ancestors today. Sir, आज ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हम अच्छा फूड बनाते हैं अपने एंसेस्टर, पूर्वज को खिलाने के लिए. यानी वो कौन सी रात थी, वो हम आपने सुना होगा पितृपक्ष का नाम. अगर नहीं सुना है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि मम्मा पापा पितृपक्ष क्या होता है, या दादी बाबा हो तो उनसे पूछिएगा कि पितृपक्ष क्या होता है. तो यहाँ पे बेसिकली उसी की बात हो रही है, ठीक है. अभी तो हमें पढ़ के यही लग रहा है एंसेस्टर्स डे वही कहा जाता है, या फिर अमावस की रात को भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, एंसेस्टर्स डे. That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills यानी कुकिंग स्किल्स जो है उसके लिए ईश्वरन को कॉम्प्लीमेंट करता है महेंद्र, और उस रात महेंद्र को बहुत अच्छा खाना खाने को मिलता है. He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. अब क्या करता है कि वो बहुत ही प्लीज तो होता है खाने से, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, यानी उसको एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि अब ईश्वरन स्टोरी सुनाएगा, बट वो हो जाता है, वो जो है ईश्वरन उसको स्टोरी सुनाना शुरू करता है. लॉन्च इनटू अ मोस्ट गैरिश मतलब क्या होता है, गैरिश मतलब कि बहुत ही डेकोरेट किया हुआ लेकिन अनप्लीजेंट हो वो. गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल, यानी कि अब उसको बहुत ही डेकोरेट की हुई स्टोरी एक ईश्वरन सुनाना शुरू करता है, लेकिन वो अनप्लीजेंट होती है. क्यों? क्योंकि उसमें सुपर नेचुरल का इन्वॉल्वमेंट होता है, सुपर नेचुरल घोस्ट वगैरह, ठीक है. यू नो सर, इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड. आपको पता है सर, जो हम इंटायर फैक्ट्री एरिया, जो भी हमारा फैक्ट्री एरिया है जिसको हमने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो एक टाइम पे बरियल ग्राउंड था, ठीक है. यानी वो क्या था, वो शमशान था एक टाइम पे. ही स्टार्टेड, ईश्वरन अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है. महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील. अच्छा, अब महेंद्र क्या होता है, महेंद्र जो है सेटिस्फाइंग मील, एक अच्छे सी मील जो उसने करी होती है, ठीक है, उसको खाने के बाद महेंद्र जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी, ठीक है. ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू, यानी वो मील खाने के बाद वो जो भी जिस भी सोच में रहता है, ठीक है, उस सोच से उसको खींच लिया जाता है, ठीक है. ये स्टोरी जब वो सुनाना शुरू करता है, अब जाहिर सी बात है आपने अच्छा खाना खाया हो तो आप बहुत अच्छे मूड में रहोगे ना. तो यहाँ पे जो प्लीजेंट रेवरी है ये उसी को डिनोट किया गया है. मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बेसिकली रेवरी जो होता है वो डे ड्रीम होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ डे ड्रीम की बात नहीं की गई है. रीजन बीइंग, क्योंकि ऊपर मेंशन है कि डिनर में आज हम कुछ अच्छा बना ले सर, ऐसा ईश्वरन बोलता है, तो रेवरी जो है वो डे ड्रीम को बोलते हैं, ठीक है, नाइट में नहीं बोलते हैं, तो नाइट को नहीं बोलते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे वो मूड को डिनोट कर रहा है. यहाँ पे जो प्लीजेंट रेवरी है वो उस मूड को डिनोट कर रहा है. जब हम कुछ अच्छा खाते हैं तो हम बहुत अच्छे मूड में होते हैं ना, तो यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे मूड में था महेंद्र, वो अच्छा सा खाना खा करके, और उसने सोचा था कि वो जा करके सो जाएगा. बट क्या होता है कि जब वो ये बताता है ना कि यहाँ पे जहाँ पे हम रह रहे हो शमशान था एक टाइम पे, तो नॉट घाट,
शमशान था एक टाइम पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी को भी लगेगा है ऐसा वाला फील आएगा ना, तो जग आउट से यहाँ पे वही सीन से मतलब है। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, मुझे ये चीज पहले दिन से ही पता है जब मैंने रास्ते में एक आदमी का सर देखा था, स्कल देखा था, स्केलेटन सिस्टम देखा था। स्कल ये हेड का पार्ट होता है स्केलेटन सिस्टम का। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वर कंटिन्यूड। अब ईश्वर जो है कंटिन्यू करता है, यहाँ तक अभी भी काफी सारे स्कल और बोन मुझे दिखते रहते हैं। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night, और फिर वो यही बताता चला जाता है कि कैसे उसने कभी कभी घोस्ट देखे हैं रात में। I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. मैं इन चीजों से जल्दी डरता नहीं हूँ सर, मैं बहुत ही ब्रेव फेलो हूँ। But one horrible ghost of woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face, like a skeleton holding a fetus in its arm. लेकिन एक बार एक मैंने घोस्ट देखी वुमेन की, जो कि कभी दिख रही थी कभी नहीं दिख रही थी, कभी दिख रही थी कभी नहीं दिख रही थी, और ये फुल मून वाले दिन हुआ, ठीक है, जब पूरी चांदनी रात होती है उस दिन हुआ था, बीच रात में। वो जो थी, अब वो वुमेन को डिस्क्राइब करता है कि जो वुमेन थी वो उसके मैटर्ड हेयर थे। मैटर्ड हेयर यानी कि जब आप बहुत दिन से अपने बाल ना सुलझाओ तो गठरी गठरी से बन जाते हैं ना, उलझ जाते हैं बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं मैटर्ड हेयर। एंड श्रिवल्ड फेस, उसका जो फेस था वो श्रिवल्ड था, ठीक है, भूतनी का फेस देखा है ना कैसे होता है, उसी को बोलते हैं। लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फोइटस इन इट्स आर्म, ऐसा लग रहा था कि एक स्केलेटन जो है वो एक फोइटस को अपने आर्म्स में, अपने हाथ में होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। फोइटस क्या होता है? फोइटस एम्ब्रियो को बोलते हैं, जिसने रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा उसको पता होगा, यानी कि ह्यूमन पूरी तरीके से डेवलप ना हुआ हो, ठीक है, आधा डेवलप हुआ, उसको फोइटस बोलते हैं। क्लियर? Mahendra shivered at the description and interrupted rather sharply. You are crazy, ईश्वरन। अब महेंद्र जो है वो डर जाता है, कांप जाता है एकदम से डिस्क्रिप्शन सुन के, और बहुत ही शार्पली, ठीक है, इंटरप्ट करता है, यानी गुस्से से और तेज आवाज में इंटरप्ट करता है। तुम क्रेजी, पागल हो क्या ईश्वरन? There are no such things as ghosts or spirits. ऐसी घोस्ट और स्पिरिट्स वाली कोई भी चीज नहीं होती है। It is all a figment of your imagination. ये हम लोग कहते हैं ना कि फिगमेंट का मतलब होता है कि ऐसी चीज पे बिलीव करना जो ट्रूली एग्जिस्ट ना कर रही हो। तो यही फिगमेंट्स ऑफ योर इमेजिनेशन, यानी कि ये तुम्हारी वो इमेजिनेशन है जिसमें तुम बिलीव कर रहे हो बट जो एक्चुअल में नहीं है, जो ट्रूली नहीं है, उसको बोलते हैं फिगमेंट। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एग्जामिन कराओ, ठीक है, दिखाओ डॉक्टर को। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपने सर को भी। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास बात कर रहे हो अभी इस टाइम पे। He left the room and retired for the night. अब वो रूम कमरा जो है महेंद्र छोड़ के चला जाता है रात में सोने के लिए। Expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days, और ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अब एटलीस्ट 2 दिन तक ईश्वरन उससे नाराज रहेगा और कुछ नहीं बोलेगा। सल्क का यही मतलब हुआ यहाँ पे। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। बट जब नेक्स्ट मॉर्निंग महेंद्र उठता है तो महेंद्र क्या देखता है कि ईश्वरन नॉर्मल है जैसे वो पहले था, टॉकेटिव और चेयरफुल। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र for all his brave talk went to bed with a certain unease। और जिस दिन से उसने स्टोरी सुनी थी, चाहे कोई कितनी भी अच्छी बात कर ले या कितनी भी ब्रेवरी वाली बात कर ले उससे, महेंद्र से, उसको रात में बिस्तर में जाने के बाद कुछ अनईजी सा फील होता था। ठीक, जैसे जब हम हॉरर स्टोरी देख लेते हैं तो हमें लेटते हैं तो हमें लगता है अभी नीचे से हाथ आएगा, वैसा वाला कुछ अनईज, ठीक है। एवरी नाइट ही प्योर्ड इनटू द डार्कनेस, प्योर्ड यानी देखना, घूर के देखना, देखना किसी चीज को, उसको बोलते हैं प्योर्ड, यहाँ पे उस सेंस में यूज हुआ है। प्योर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड, अब महेंद्र जो है वो बाहर जो अंधेरा था वहां देखता रहता था। थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, उस विंडो से जो उसके बेड के बगल में थी। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप इन द विसिनिटी। अब ये श्योर करने के लिए कि जो दिख रहा है ना बाहर, जो विसिनिटी यानी ओपन एरिया, ओपन लैंड होना, वहां पे विंडो से जब आप देखोगे और आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां पूरा खुला है, तो विंडो से यही तो दिखेगा बाहर। तो यही कोशिश करता था कि उस डार्कनेस में उसमें उसको कुछ मूवमेंट ना दिख जाए, कुछ दिख ना जाए।
but he could only see a sea of darkness with the ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन जब वो बाहर देखता था तो उसे सिर्फ और सिर्फ सी ऑफ डार्कनेस क्यों कहा गया है, यानी समुद्र, यानी हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा उसको दिखता था और बहुत दूर फैक्ट्रीज की जो लाइट्स जल रही होती थी रात में वो उसे दिखाई देती थी। इमेजिन करो प्लेस कैसी होगी, वो प्लेस अपने आप में हॉरर होती है रात के टाइम पे ऐसी प्लेसेस, और ऊपर से उसमें तुम भूतिया कहानी सुनाओ किसी को और ये बताओ कि यहाँ पे पहले शमशान हुआ करता था, कोई भी डर जाएगा। और स्पेशली जब उस इंसान को अकेले सोना हो, विंडोज के बेड के बगल में हो, कोई भी डर जाएगा, अच्छे से अच्छा इंसान, क्योंकि वो पूरा माहौल ही वैसा होता है, राइट। सो वो चीज, he had always liked to admire the milk white landscape on the full moon nights। अब महीन जो था उसको चांदनी रात जब होती थी तो उसको जो लैंडस्केप यानी जो रोशनी चांद की बिखरी होती थी उसको देखना, वहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता था, हमेशा उसको एडमायर करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल। लेकिन जब से उसने ये ईश्वरन की डरावनी कहानी सुनी थी तब से फुल मून डे पे उसने विंडो से बाहर देखना ही बंद कर दिया था, इतना वो डर गया था अंदर से। वन नाइट, एक रात, महीन वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। एक रात क्या होता है, महीन जो है वो उसकी विंडो के पास मॉर्निंग की धीरे धीरे आवाज आ रही होती है जिसकी वजह से वो उठ जाता है। At first he put it down to a cat prowling around for mice। Prowling यानी कि भागना, बिल्लियाँ जैसे ढूंढती है ना माइस को, वो वाली एक्टिविटी उसको बोलते हैं prowling। तो वो सोचता है कि बिल्ली होगी और वो चूहा ढूंढ रही होगी। माइस, फीमेल माइस की बात हो रही है यहाँ पे, माउस नहीं लिखा है, माइस लिखा है, तो ढूंढ रही होगी, वो ऐसा करके अपने आप को तसल्ली देता है। एंड लिटरली हमें जनरली यही लगता है, बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। लेकिन जो साउंड थी वो बहुत ही गटरल यानी शार्प थी बिल्ली की आवाज से, ठीक है, यानी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बिल्ली की आवाज है। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart। अच्छा, अब लेकिन उसको क्यूरियोसिटी तो हो रही थी कि वो देखे कि वो क्या है विंडो के बाहर जो आवाज कर रहा है, लेकिन उसने अपनी इस क्यूरियोसिटी को रेसिस्ट, होल्ड करके रखा पीछे। क्यों? लेस्ट, क्योंकि उसे पता था अगर उसने बाहर देखा तो कुछ ऐसा ना देख ले कि उसका हार्ट जो है वो हमेशा के लिए स्टॉप हो जाए, इसीलिए वो खुद को स्टॉप करता है, ठीक है। लेस्ट यहाँ पे बिकॉज के सेंस में यूज हुआ है। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। लेकिन जो आवाज थी, ठीक है, जो मोर्निंग थी वो तेज बढ़ती जा रही थी और लेस फेलाइन। फेलाइन मतलब कि लेस फेलाइन बेसिकली उन आवाज़ों को बोलते हैं जो एनिमल्स के थ्रू आती हैं, ठीक है, जैसे ट्रिमफेंट हो गया, मियाऊ हो गया, ये सब फेलाइन आवाज़ें हैं। बट लेस फेलाइन का क्या मतलब कि धीरे धीरे ऐसा लगता जा रहा था कि वो किसी जानवर की वॉइस नहीं है, वो किसी इंसान की वॉइस है, ठीक है। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब लेकिन ईश्वरन जो है महेन जो है वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। अब खुद को ऐसे विंडो सिल जो होता है ना, जो विंडो का नीचे वाला एरिया होता है, उससे झुक करके वो बाहर की तरफ देखता है मूनलाइट में। देयर नॉट टू फार अवे वॉज डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। लेकिन जब वो बाहर देखता है तो वो क्या देखता है कि बहुत दूरी पे नहीं, मतलब जो उसने देखा वो बहुत दूरी पे नहीं था और बहुत करीब भी नहीं था, लेकिन हाँ पास की डिस्टेंस पे ऐसा लगता कि वो थोड़ा पास में ही है, ठीक है। क्या देखता है वो कि एक डार्क क्लाउडी फॉर्म है जो कि बंडल की शेप में है, कुछ ऐसा, फोटो आपको दिख रही होगी, ठीक है। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो पैंटिंग। मतलब पैंटिंग का मतलब होता है बहुत तेज तेज से सांस लेना। महीन जो है कोल्ड स्वेट यानी वो एकदम ठंडा पड़ जाता है, डर जाता है, डर के मारे उसके पसीना आ जाता है और वो भाग के जाता है और पिलो पे लेट जाता है, उसकी सांसें बहुत तेज हो रही होती हैं। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गैस्टली एक्सपीरियंस, ये डरावने भयानक एक्सपीरियंस है, जब वो खुद को रिकवर कर लेता है, ही बिगेन टू रीजन विथ हिमसेल्फ, फिर वो खुद को एक्सक्यूज देना शुरू करता है, जैसे हम खुद को बहलाने के लिए एक्सक्यूज देते हैं ना, कुछ वैसा। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और फाइनली कंक्लूड करता है दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन,
some trick that his subconscious had played on him. Maybe ये एक ऑटो सजेशन होगा या कोई ट्रिक होगी जिससे उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसके साथ खेलना चाह रहा होगा, ठीक है। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना, अरे तुम्हारे दिमाग का फितूर है, वैसा वाला सीन, ठीक है। और यहाँ पे ऑटो सजेशन यानी कि जब हमारे सामने कुछ अनप्लीजेंट सा या कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है तो हमारे माइंड में खुद से सजेशन आना शुरू कर देते हैं ना, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, वैसा है। ऑटो सजेशन बेसिकली उस चीज के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब वो वक्त आता है जब वो उठता है सुबह, हैड अ बाथ and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. जब वो उठता है उस वक्त तक और मतलब नहा धो करके ब्रेकफास्ट वगैरह जब तक वो करता है, तब तक क्या होता है कि जो प्रीवियस हॉरर इवेंट हुआ है, जो मेमोरी है उसके दिमाग में, वो फेड होती जाती है, यानी माइंड उसका डाइवर्ट हो गया ना अपने रोज के काम पे। ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. ईश्वरन जो है वो उसको दरवाजे पे मिलता है, उसका बैग देता है और लंच पैकेट उसको देता है। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिन्ड एंड सेड, जैसे ही महेंद्र जो है वो जाने के लिए बाहर आगे बढ़ता है, ईश्वरन जो है वो ग्रिंड करता है। ग्रिंड अभी हमने द एडवेंचर ऑफ टोटो में भी पढ़ा था, उसमें वो मंकी स्माइल करता है ना, बड़ी सी स्माइल देना, ब्रॉड स्माइल देना, उसको ग्रिंड बोलते हैं, ठीक है। तो ईश्वरन बड़ी सी स्माइल देता है और बोलता है, क्या बोलता है? Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with the feathers in its arm? You were so angry with me for imagining things. आपको याद है जब मैं आपको वो स्टोरी बता रहा था वुमेन की जिसने फोइटस लिया हुआ था हाथ में, तो आपको याद है आप कितना गुस्सा हुए थे मुझे उन चीज़ों, उन इमेजिनिंग थिंग्स को लेकर के? Well, you saw her yourself last night. Well, आपने उसे खुद ही देख लिया पिछली रात में। I came running, hearing the sound of moaning that was coming from your room. मैं दौड़ के आया था ये देखने के लिए, मैंने आवाज़ सुनी थी उस मोर्निंग की जो आपके रूम से आ रही थी, और फिर मैं दौड़ के आया था, ठीक है। ऐसा वो बताता है, उसने भी तभी देखा। A chill went down Mahin's spine, और फिर उसकी जो महीन की जो बैकबोन होती है ठंडी पड़ जाती है, यानी महीन जो है डरने लग जाता है, उसको वो पूरा सीन वापस से उसके दिमाग में रिपीट हो जाता है। He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. अब वो महीन जो है वो डर बहुत ज़्यादा ना डर जाए, क्योंकि उसको काम पे जाना है और फिर रात में उसको आना होता है, तो वो ईश्वरन का सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले ही वो वहाँ से चल देता है। He hurried away to his office and handed in his papers. और वो जो है जल्दी जल्दी मतलब हरी करता है, जल्दबाजी करता है, ऑफिस जाता है अपना पेपर ले करके, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। और जल्दी से वो ऑफिस जाता है और पेपर्स को हैंड करता है, यानी अपने ऑफिसर को पेपर्स हैंड करता है, और उस हॉन्टेड प्लेस को वो अगले ही दिन छोड़ देता है ईश्वरन के साथ। और यहाँ पे हमारी स्टोरी जो है वो फिनिश होती है, ठीक है। तो ये थी ईश्वरन द स्टोरी टेलर की स्टोरी। एंड क्योंकि महेंद्र का पूरा एक्सपीरियंस ईश्वरन की स्टोरी से रिलेटेड होता है, ठीक है, इसीलिए वो इस स्टोरी का नाम ईश्वरन द स्टोरी टेलर रखा गया है, गणेश को लेकर के नहीं रखा गया है। जबकि ये पूरी जो स्टोरी थी, जो एक्सपीरियंस था, वो महेंद्र किसको बता रहा होता है? गणेश को बता रहा होता है। एंड दैट इज द मेन प्लॉट। ईश्वरन ने जो 2 स्टोरी सुनाई वो सब प्लॉट में आती है, ठीक है। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ आई होगी। प्रीवियस वीडियो की लिंक्स आपकी बीहाइव की भी और मोमेंट के चैप्टर्स की, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स की, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है वहां से देख के आ सकते हो। सेकेंड चीज, 9th क्लास का जो ग्रुप है वो व्हाट्सएप पे बन चुका है। 9th क्लास की उसमें पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करा दी गई है, वीडियोस आपको वहीं प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप पे अटैच नहीं है तो सर का व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप सर को मैसेज करिए, आप उनको अपना कुछ डाउट भी पूछ सकते हैं और उनसे जुड़िए, क्योंकि वीडियोस आपको वहीं पे देखने को मिलती हैं एंड प्लस और भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको उनके स्टेटस पे देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आपका कुछ डाउट हो आप वो भी पूछ सकते हो। ओके, सब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।